तो लीजिए एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मेरे सभी साथियों। रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आप जो लग रहे हैं, मैं उसके लिए आपके खुद के लिए मैं खुद भी आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और विज्ञान का अगला जो पार्ट है आज, वो आपके सामने ख़ास तौर से बायो के टॉपिक्स मैंने इसके अंदर लिए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर ये आप टॉपिक किसको पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अगर करेंगे और याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी औपचारिकता के आपके काम की बात। फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का ही है और आपके सिलेबस में है। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन वाला जो टॉपिक है उससे लिया है। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है फुफ्फुस में, नासिका में, मुख में और त्वचा में। यानी इन चारों में से किस से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, फुफ्फुस में। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है मैंने, ध्यान देना। स्ट्रोमा और ग्रेना दो मुख्य भाग होते हैं। पहला ऑप्शन वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक और केंद्रक। ये आपके पास में चार ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना इसके अंदर। बताइए कौन सा होगा। सही आंसर है इसके अंदर हरित लवक, बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। स्ट्रोमा और ग्रेना इसके दो मुख्य भाग होते हैं। फिर अगला प्रश्न जो आता है वो भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन को मैंने शायद पीछे वाले अंक के अंदर भी शामिल किया है, पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है। किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? लाल रुधिर कणिकाएं, बिंबाणु, श्वेत रुधिर कणिकाएं और सभी में। तो आप बताएं इसके अंदर सही आंसर क्या है। इसके अंदर सही आंसर है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ऐसी है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको बताना चाहूँगा। एक तो इसके अंदर ये लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और फिर है ये बिंबाणु, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखें तो लाल रुधिर कणिका के अंदर साफ साफ लिखा है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, श्वेत रुधिर कणिका की बात करें, WBC की, तो ये आपके पास में लिखा साफ साफ लिखा है कि इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और इसके अलावा तीसरा जो है इसके अंदर दे रखा है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मैं इसकी जगह इस प्रश्न को थोड़ा सा सही करूँगा। इसकी जगह अनु की जगह मैं इसको उपस्थित की बात कर देता हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट किसमें होता है, ठीक है। अनुपस्थित नहीं, उपस्थित की बात करें तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है और लाल रुधिर कणिका और बिंबाणु में उपस्थित नहीं होता है। थोड़ा सा मैंने सुधार किया है, मैं क्षमा चाहूँगा, इसके अंदर थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है। ये क्लियर लिखा है लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, अनुपस्थित होता है कहने का मतलब। और यहाँ आप देख लें, इसमें WBC के अंदर केंद्रक होता है और रुधिर इसके अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंदर एक दो बातें और ध्यान रखना है कि रुधिर में लगभग 55% हल्के पीले रंग का द्रव प्लाज्मा होता है, यानी कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है। और इस प्लाज्मा में 92% जल और 8% अन्य पदार्थ होते हैं। वो इस पर प्रश्न बना सकता है, आपको इसको ठीक से ध्यान रखना होगा, इसमें मिस्टेक नहीं हो जाए। फिर इस पर जो जैसे RBC और WBC पर जो प्रश्न बनता है, एक तो ये केंद्रक वाला, केंद्रक इसके अंदर नहीं होता है, और एक इसका जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है, ठीक है ना। सबसे खास बात ये अपने को ध्यान रखना होगा। और रुधिर क्षीणता यानी कि वो सिकल सेल एनीमिया रोग जो होता है ना, वो भी मतलब इस प्रकार की कणिकाएं अगर कम हो जाती है तो ये हो जाता है। फिर जो WBC है ये हमारी रोगाणुओं से
सुरक्षा करती है खासतौर से। और बिंबाणु के बारे में अपने को पता है, ये रक्त का थक्का बनने में काम करती है। और प्लेटलेट्स के बारे में तो आजकल सभी जानते ही है। अच्छा, इसके अंदर एक दो बात और रह गई है। एक तो ध्यान रखना, प्रोटीन थक्का जमने में सहायक फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा इसके अंदर होते हैं। ये वो प्रश्न यहाँ से बना सकता है। दूसरा है परासरणी संतुलन के अंदर जो सहायक है वो एल्बुमिन प्रोटीन है। तो ये तीनों ही प्रोटीन ही है एक तरह से, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन। तो ये दोनों तो काम आते हैं थक्का जमने में, और परासरणी संतुलन में एल्बुमिन जो है वो काम आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो क्वेश्चन है स्ट्रोमा और ग्रेना, ये दो मुख्य भाग होते हैं। तो ये इसमें बी वाला सही ऑप्शन था। और इसके अंदर जो खास तौर से बताना चाहूँगा मैं, ये देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है उसके अंदर अवर्णिलवक, वर्णिलवक और हरित लवक। तो खास तौर से आपको ये पता हो, ये देखिए क्लियर लिखा, हरित लवक में दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना। दोनों ही की विशेषता भी आप देख ले। स्ट्रोमा हरित लवक का मैट्रिक्स बनाता है और इस पर प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम बिखरे होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के भाग में होती है। जबकि ग्रेना के लिए क्या कह रहा है, हरित लवक के इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेनम क्षेत्र में पट्टनलिकाएं सिक्कों के ढेर की भांति उपस्थित रहती है और इन्हें थाइलेकाइट्स कहते हैं। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अब इसके अंदर हम अगले प्रश्न की बात करें। मनुष्य के हृदय का भार लगभग होता है, तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? 100, 200, 400 और 300 ग्राम। देखिए सिंपल प्रश्न है बिल्कुल सारे। तो इसके अंदर आपके जो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है 7th वाला, मूत्र यूरिया का निर्माण सदैव होता है त्वचा में, फेफड़ों में, यकृत में और प्लीहा में। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही आंसर इसके अंदर क्या होगा। तो सही आंसर है इसका सी वाला ऑप्शन है, यकृत में होता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है पादपों में अलैंगिक जनन में कौन सा सही नहीं है। यहाँ 4 दे रखे हैं, विखंडन, ओसिलेटोरिया, बीजाणु जनन राइजोपस, मुकुलन यीस्ट और कायिक जनन स्पाइरोगायरा। तो आपके पास बताना इसके अंदर कौन सा सुमेल नहीं कर रहा है। विखंडन किस में होता है, मुकुलन किस में होता है, बीजाणु जनन किस में होता है, कायिक जनन किस में होता है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। स्पाइरोगायरा आपके ए के अंदर आएगा विखंडन में। तो ये कायिक जनन वाला जो है इससे मैच नहीं कर रहा। डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है बीज रहित फल उत्पन्न करने हेतु पादप हार्मोन है। बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे हार्मोन पढ़ रखे हैं इसके अंदर। ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। सारे के सारे हार्मोन इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो सही आंसर है वो आपके ए वाला है, ऑक्सिन हार्मोन। फिर चलते हम, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला। वयस्कों में होने वाला मिक्सोडेमा रोग किस विटामिन या हार्मोन की कमी से होता है। ये आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा मिलेटोनिक, थायरोक्सिन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन। तो इसके अंदर सही आंसर आपके क्या होगा, आप पता लगाएं पहले। इसके अंदर सही आंसर है आपके बी वाला, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से मिक्सोडेमा रोग उत्पन्न हो जाता है। गलगंड ग्रंथि, जो गले वाले ग्रंथि है ना, उससे जुड़ा हार्मोन है ये। फिर अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र की स्थापना कब की गई। बताएं आप सही आंसर इसका। इसका सही आंसर है सी वाला, 1986। ठीक है, 1986 में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हमारे ये पर्यावरण से जुड़ा प्रश्न है। सतत विकास की अवधारणा के जनक थे। ठीक है, यानी सतत विकास का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। वो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना।
सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहते हैं, सुस्थिर विकास भी कहते हैं, दीर्घकालीन विकास भी कहते हैं। और पूरा वर्ल्ड अभी सतत विकास की अवधारणा पर काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम का जो संस्था है यूनेप है ना, UNEP, ये पूरी तरह से इसी काम के लिए लगी हुई है, ध्यान देना। ठीक है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो सारा इसी पर बेस्ड था 1972 में, यूनेप द्वारा इसको किया था। अब इसमें सही आंसर क्या है, सतत विकास की अवधारणा के जनक कौन थे? तो इसमें सही आंसर आपके है डी वाला, ब्रूटलैंड। ब्रूटलैंड ने सतत विकास की अवधारणा को दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ठीक से स्टडी कर लेना। देखिए, मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, और किसी भी क्वेश्चन, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है, और आपको बटोरने हैं नंबर, और अपने को मेरिट में शामिल होना है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लें, आप शेयर भी करें, और CMP सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने साथियों को भी बताएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले और मुझे आपके लिए काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने फिर से 13 वाला हरित लवक का ले लिया है। हरित लवक में कुल कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? A 4, B 3, C 2 और D 7। तो अब इसके अंदर ये जो प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखें, अभी अभी अपन ने हरित लवक पढ़ा था, और ये एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। मैंने फिर से वही पेज खोला है। इसके अंदर अपन ने ये तो पढ़ लिया कि प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रहणा पाए जाते हैं। ठीक है, और अब आगे की लाइन देख लीजिए आप, हरित लवक में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर तो ये मिल चुका है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, 4 प्रकार के। अब इसको थोड़ा आगे और देख लेना चाहिए अपने को। इन 4 प्रकार के वर्णक के अंदर 2 प्रकार के हरे वर्णक जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं, नारंगी और पीले रंग के वर्णक जिन्हें क्रमशः कैरोटीन और ज़ैंथोफिल कहते हैं, यानी कि 2G+1O+1 येलो। तो ये आपको खास तौर से ध्यान देना होगा। ऑरेंज मतलब एक ऑरेंज ध्यान देना है ना, ये एक ऑरेंज, 2 आपके जी मतलब ग्रीन और एक येलो। तो ये 4 प्रकार के जो वर्णक पाए जाते हैं, आपको इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन लिया है। राइबोसोम, हरित लवक, गोल्जी कोय, तारक केंद्र। मैंने कहा आप सब पढ़ चुके हैं उसके अंदर, और फिर भी इसके अंदर जो मिस्टेक की पूरी संभावना होती है। तो 14वां क्वेश्चन है आपका। अब आप देख लें इसके अंदर DNA किस में होगा। सही आंसर है हरित लवक। आप लोग राइबोसोम भरेंगे मुझे पता है, लेकिन B वाला सही आंसर है हरित लवक इसके अंदर। और दूसरा क्वेश्चन है अगला 15वां, किस कोशिकांग में RNA पाया जाता है? अब RNA की बात करें तो 15वें में आपके इस गोल्जी कोय, लाइसोसोम, राइबोसोम और तारक काय, चारों में से ऑप्शन लगभग वही दे दिए हैं। ये C वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, राइबोसोम। इस पेज को मैं आपके सामने कितनी बार रख चुका हूँ, आप देख लें। ये आपके हरित लवक है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स है और ये ग्रेनम है। अब इसके अंदर खास तौर से जो मैंने बात कही कि हरित लवक के अंदर DNA पाया जाता है, तो ये क्लियर लिखा है कि इसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है और उसे प्लास्टिडोम कहते हैं। सबसे खास बात तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना। फिर मैंने दूसरी बात जो कही थी कि RNA वाली, तो ये राइबोसोम देख लें आप। राइबोसोम में क्लियर लिखा है कि RNA पाया जाता है, इनमें ये प्रोटीन सिंथेसिस काम करते हैं, और इसकी खोज क्लोड और पेलेडन की खोज और पेलेडन इसको राइबोसोम नाम दिया है। और ये प्रश्न मैं पहले कर चुका हूँ आपके लिए कि ये प्रोटीन का कारखाना है या कोशिका इंजन जैसी उपमाएं भी इसको दे रखी है। अगला प्रश्न है 16वां, प्रत्येक तारक काय में तारक केंद्र की संख्या कितनी होती है? 5, 4, 3 और 2। ठीक है,
देखिए कितना मतलब अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर सही आंसर है डी, 2 तारक केंद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 17वां कह रहा प्रत्येक तारक केंद्र में तंतुओं की संख्या होती है। अब तंतुओं की संख्या पूछी इसने, तो तंतुओं की संख्या इसके अंदर 10 होती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है केंद्रक की खोज किसने की? बोवेरी, ब्राउन, बेंडेन और बेंदा। तो 18वें का सही आंसर है सी, बेंडेन। बेंडेन ने केंद्रक की खोज की। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो जो तो मैंने एक एक प्रश्न जो लिया है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको ये चीज़ें जो जहाँ से ली गई है मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। ये इसको आप ठीक से देख ले। तारक काय सेंट्रोसोम कहते हैं जिसको, और इसके अंदर प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र यानी कि सेंट्राइल होते हैं। तो ये आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा कि प्रत्येक तारक काय में कितने तारक केंद्र होते हैं। तो 2, ये लिखा साफ साफ, 2 तारक केंद्र सेंट्रोसेल होते हैं। और तारक केंद्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये मैंने प्रश्न नहीं बनाया लेकिन ये भी इंपॉर्टेंस है। फिर अगला कह रहा प्रत्येक तारक केंद्र 9 तंतुओं से बना है। देखिए यहाँ मेरे से शायद मिस्टेक हो गई है आंसर बताने में। प्रत्येक तारक केंद्र में तंतुओं की संख्या 9 होती। ए वाला सही मैंने 10 बोल दिया था ना, क्षमा करें। ये सही आंसर इसका ए है, 9। प्रत्येक तारक केंद्र में तंतुओं की संख्या 9 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात की मैंने केंद्रक की, तो केंद्रक का मैंने सही आंसर बताया था। इसमें यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई थी। देखिए ये ब्राउन सही आंसर इसके अंदर है ना। यह कोशिका का सर्वाधिक, बेंडेन नहीं है, ब्राउन सही आंसर है इसके अंदर है। यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकांग है और यही कोशिका का नियंत्रक होता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको खोजा था। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो ये आपको ठीक से इसको समझ लेना होगा। एक कह रहा है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी केंद्रक का अभाव होता है। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, ध्यान देना। तो केंद्रक हमेशा एक ही नहीं होता है। ये लाइन इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं। तो इसके अंदर केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये लिखा है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैंने इसको बता दिया था तो आप क्षमा करें, ये नहीं है। सही आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और प्रत्येक तारक केंद्र में तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 9। और प्रत्येक तारक काय में तारक केंद्र की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। तारक केंद्र तो 2 होते हैं। तारक केंद्र में तंतुओं की संख्या 9 होती है। और केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की है? 1831 में। फिर अगला प्रश्न कह रहा है 19वां, किस पदार्थ से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये प्रश्न कितना चिर परिचित क्वेश्चन है और ये कितने सारे एग्ज़ाम में मतलब पूछ लिया गया है, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भर देते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में सी वाला सही आंसर है इसके अंदर। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अधिकृत ऑथराइज्ड जो बुक कह रही है और बुक से मैंने लिया है, इसलिए ये आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। बहुत सारे बुक में कार्बोहाइड्रेट भी दे रखा होगा तो वो सही नहीं है। सही आंसर आपके सी वसा है। वसा से ही हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है 20वां, 1 ग्राम प्रोटीन से कुल कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से। देखिए इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है और इसलिए मैंने ये प्रश्न इसमें शामिल किया और ये आपके छोटी क्लासों की बुक में साफ साफ दे रखा है। तो आप बताएं। पहला ऑप्शन है 2.6, 3.6, 4.6 और 5.6। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। मतलब कि ये कैलोरी में दे रखी है तो इसके अंदर सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है डी वाला। 5.6 कैलोरी ऊर्जा होती है एक ग्राम प्रोटीन के अंदर। तो ये आपके इसके अंदर बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इसके अलावा भी आप अगर कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहें तो मैं आपके सामने भी कुछ क्वेश्चंस रख लेता हूँ। ये इसके अंदर कोशिका संरचना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो कुल इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। आप इन 8 क्वेश्चन को आप समझें, पढ़ें, ताकि आपको अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस ठीक से आ जाए और मान लो क्वेश्चन आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो ये क्वेश्चन कोशिका से संबंधित क्वेश्चंस है।
फिर ये कोशिका विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार का विभाजन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, कोई नहीं। तो इसमें कई टिक भी कर रखे हैं, लेकिन आप इनके आंसर सही ढंग से चेक कर लें। आप बहुत सारे सोर्स है आजकल तो आप इनको भी आप ठीक से देख लें। फिर ये कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर देख रहे हैं, अगले चैप्टर है, अगला वाला चैप्टर है ये, और ये जीवन संगठन का आधार वाला चैप्टर है। तो इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी ठीक से समझ लें, याद कर लें। कुछ क्वेश्चन ये पीछे भी दे रखे हैं आपके कोशिका और डीएनए आरएनए संबंधित, तो आप इनके भी प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन आपके जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, जिसके अंदर लवणीय जल है, पत्तियों में जैसे रंध्र का पाया जाना अनुकूलन कौन सा है, किस प्रकार का है। तो ये इसमें कुछ प्रश्न इसके अंदर भी दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे वो पंच जगत अवधारणा वगैरह इसमें दे रखे हैं, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म वगैरह। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी देख सकते हैं। अगला ये पोषण वाला चैप्टर है, तो आप इसके अंदर देख लें। मैंने इसमें से भी क्वेश्चन कुछ भेजे हैं, और ये सिंपल क्वेश्चन ही हैं वैसे, लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही मिस्टेक करते हैं कितनी बार। इधर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए जो आप कह रहे थे, मैंने इसके अंदर आपको बता दिया ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। ये आपके श्वसन वाला चैप्टर है, और इसमें भी ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। तीसरा वाला क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसको ठीक से कर लें। सेकंड फोर्थ मैंने आपको करा दिया है। एक ये वाला जो पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मूलदाब, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं, मूलदाब और वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ठीक से स्टडी कर लें यहाँ से, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप कर सकें। फिर इसके अंदर मैंने ये कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जाइलम फ्लोएम से संबंधित, तो आप यहाँ से इनकी भी स्टडी कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। तो आज का वीडियो आपका ये कंप्लीट हुआ। आप इसके अंदर देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप इनको पढ़ें, समझें और पूरा फ़ायदा लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप खुश रहें, मज़े करें और आप बने रहें चैनल पर, ताकि आपको पूरा इसका फ़ायदा मिले। थैंक्स।